Amazon ने 9,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। Amazon has announced a second round of layoffs, becoming the second big tech company to start another round of layoffs with 9,000 job cuts. Microsoft ने 10,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया। Microsoft plans to cut 10,000 employees, about 5% of its workforce this year, as the entire tech industry deals with a continued slowdown. Microsoft is laying off hundreds more local employees. 10,000 people, or 5% of the company's global workforce, will be laid off from Microsoft this year. Google ने अनाउंस किया कि वो अपने 12,000 लोगों को निकाल रहे हैं। Google announced laying off 12,000 workers in January this year. एंड Facebook, जो कि अब मेटा है, उसने 11,000 लोगों को निकाल दिया। I know that there must be just a range of different emotions. This was ultimately my call, and it was one of the hardest calls that I've had to make in the 18 years of running the company. ये तो यूएस की कंपनीज थी। इंडियन ऐसे बहुत बड़े स्टार्टअप्स हैं लाइक बायजूस, जिसने अपने 5,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया। अनअकैडमी ने अपने 17% वर्कफोर्स को खाली कर दिया। The Indian economy is also facing a challenging period, especially the startup sector. और अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो 482 कंपनीज ने टोटल मिला के आज तक 1,28,000 लोगों को अपनी जॉब से निकाल दिया है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाई? टू अंडरस्टैंड व्हाई लेऑफ्स हैपन, हमें समझना पड़ेगा कि रिसेशन क्या होता है और रिसेशन रेलेवेंट क्यों है। इस चीज के लिए मैं आपको इस डेटा समझाना चाहूंगा। ड्यूरिंग द ग्रेट रिसेशन ऑफ 2008 एंड 9, एज पर BLS रिपोर्ट, यूएस की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.4% से 10% हो गई थी। इन 2020 कोविड आया और ग्लोबल रिसेशन की वजह से यूनाइटेड स्टेट में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.5% से 14% तक चला गया था। अब अगर आप इस डेटा को कोरिलेट करना चाहोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिसेशन और ले ऑफ एक साथ ही चलते हैं। अब गूगल की माने तो रिसेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, अ रिसेशन इज अ सिग्निफिकेंट वाइड स्प्रेड एंड प्रोलॉन्ग्ड डाउनटर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको इसको अच्छे से आसान भाषा में समझाता हूँ। स्क्रीन पे ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये डायग्राम बताता है कि मनी और गुड्स कैसे फ्लो करते हैं मार्केट में। ये इकोनॉमिक्स में थोड़ा हम जा रहे हैं, बट बहुत बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा मैं। लोग अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। वो पैसा वो कहीं अलग अलग चीजों में खर्च करते हैं। फिर वो जो पैसा खर्च करते हैं वो किसी कंपनी में जाता है जो उसका रेवेन्यू बनता है। कंपनीज उस रेवेन्यू को यूज करके नई चीजें बनाती है और उसी रेवेन्यू में से सैलरी भी देती है। फिर वही सैलरी लोग दोबारा खर्च करते हैं और ये सर्कल चलता ही रहता है। अब जैसे जैसे सर्कल आगे ग्रो करता है, इकोनॉमी भी ग्रो करती है किसी भी देश की। बट अगर इस सर्कल में किसी भी एक चीज में रुकावट आ गई तो वही शुरुआत होती है रिसेशन की। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में लोग डरे हुए थे तो उन्होंने पैसा कम खर्च करना शुरू कर दिया। वो पैसा सेव करने लगे, इसलिए जो इस सर्कल का एक पार्ट है वो ब्रेक हो गया एंड दैट्स व्हाई रिसेशन आ गया। अब जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उस टाइम पे भी लोग डर जाते हैं और पैसा सेव करके रखते हैं। सेम केस वहां भी होता है और जो सर्कल का एक पार्ट है वो रुक जाता है, रिसेशन आता है। मान लेते हैं स्टॉक मार्केट में कोई शार्प फॉल आ गया तो वहां भी लोग डर जाते हैं और अपना पैसा बचा के रखते हैं, या फिर जो पैसा उनके पास होता है वो बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सर्कल ब्रेक करती है और फिर रिसेशन आता है। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि रिसेशन एक ऐसी बला है जो टाली नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन ये जरूरी भी है, अगर मार्केट में रिसेशन नहीं आता है तो ग्रोथ भी नहीं होती है। दैट्स व्हाई रिसेशन एक साइकिल में काम करता है। तो पहले आप देखोगे एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, उसके बाद आता है उसका पीक, देन हम रिसेशन शुरू होता देखते हैं, लोगों की नौकरी जाती है, फिर डिप्रेशन आ सकता है या फिर आता है, देन रिकवरी स्टार्ट होती है, देन फिर से एक्सपेंशन होता है और ये सर्कल चलता ही रहता है। सो ऑल इन ऑल रिसेशन से बचना इज इम्पॉसिबल, ऑल यू कैन डू इज बी प्रिपेयर्ड। अब अगर आपको लगता है कि रिसेशन कोई नया या फैंसी टर्म है तो आप गलत हो। दुनिया ने अपना पहला रिसेशन 1720 में देखा था इंग्लैंड में। सो बेसिकली एक ब्रिटिश कंपनी थी जो 1711 में बनी थी। इस कंपनी का मकसद था कि वो साउथ अमेरिका और स्पेनिश कॉलोनीज के साथ ट्रेड करे। बेसिकली इस कंपनी की स्लेव ट्रेडिंग में एक मोनोपोली थी जिसमें वो अफ्रीकन स्लेव्स को अटलांटिक ओशन के पार ले जाते थे। इस कंपनी को ये सारे फायदे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिए थे, बदले में इस कंपनी ने नेशनल डेट का कुछ हिस्सा संभाला हुआ था। इस कंपनी के शेयर प्राइसेस 1790 में 100 यूरो थे और 1720 आते आते इस कंपनी के शेयर प्राइस 1000 यूरो थे। अब जैसे हर्षद मेहता का स्कैम हमारे देश में हुआ था, सेम चीज़ वहाँ भी हुई। लोगों को लगा कि इस कंपनी में पैसे लगा के बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, तो हर जगह से पैसे उठा के, लोन लेके, घर गिरवी रख के, सब कुछ करके लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बट रियलिटी में इस कंपनी का ट्रेड और स्लेव वाला बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था जितना उन लोगों ने दिखाया था, और ये बबल बर्स्ट हो गया 1720 में। जैसे ही बबल बर्स्ट हुआ, बहुत से इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया, मार्केट में डर फैल गया और लोगों ने पैसा खर्च करना कम कर दिया। दैट्स वाई पहला रिसेशन आया था।
मैं किसी भी देश के फेवर में या अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा जो भी वॉर में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हर एक देश का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने आप को सही साबित करते ही हैं। यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। मॉस्को से पुतिन का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी युद्ध नीति बदल रहा है और प्रहार तेज कर रहा है। पुतिन का ऑपरेशन 4 रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का अब तक का सबसे भीषण हमला साबित होगा। आजकल तो साधु शब्द भी लोगों ने गंदा कर दिया है, बट द प्रॉब्लम इसकी लास्ट में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जनता को ही झेलना पड़ता है। सूट पहनने वाले लोग जिन्होंने डिसीजन बनाया है वो अपनी जगह पे ही, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जब वॉर शुरू हुआ तो यूरोप एंड यूएस ने रशिया पे बहुत हैवी सैंक्शंस लगा दिए और उनका ट्रेड दुनिया से कट कर दिया। अब ग्लोबली रशिया 25% वीट की रिक्वायरमेंट पूरी करता है और 18% ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को भी काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि रशिया के गैस पे यूरोप 40% डिपेंडेंट है। पाकिस्तान भी इससे काफी इफेक्ट हुआ, बिकॉज पाकिस्तान रशिया से वीट इंपोर्ट करता है और जिस वीट को वो इंपोर्ट करता है उसकी प्राइस $7 से $13 हो गए। रशिया तो एक बड़ा एक्सपोर्टर है ही, साथ में यूक्रेन भी वीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और इस वॉर के चक्कर में उसका भी ट्रेड रूट कट हो गया। आज जब दुनिया इतनी डीपली कनेक्टेड है, ऐसे प्रॉब्लम्स सारी दुनिया का जो नेचुरल पेस है वो हिला देती है। कोविड-19 की वजह से काफ़ी बिजनेसेस बंद हो गए, उनकी ग्रोथ खत्म हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई, किसी की सैलरी कट हुई और पूरे इंडिया सहित वर्ल्ड में इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। अब चाइना को ही देख लो आप, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड और कोविड का एपिसेंटर। अब चाहे हम इंडियंस को पसंद हो या ना हो, चाइना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पूरी दुनिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में। एज पर डेटा चाइना का वर्ल्ड एक्सपोर्ट में 13.5% कंट्रीब्यूशन था पिछले साल, जो कि अब 16% भी हो सकता है। ये कंट्रीब्यूशन यूएस के कंट्रीब्यूशन का डबल है। चाइना ने 2020 में इंडिया में $64.5 बिलियन की चीज एक्सपोर्ट की थी। इनफैक्ट इंडिया में 80% मार्केट मोबाइल फोन का चाइनीज कंपनी डोमिनेट करती है। एप्पल दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है, वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे 98% डिपेंड करती है। एंड एज पर डेटा अगर एप्पल को अपना 10% प्रोडक्शन भी मूव करना है तो उसके लिए उसको 8 साल लगेंगे। अब सिंपल सी बात है, जो देश इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया की इकोनॉमी में, अगर वहाँ पे सब कुछ बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा ही आएगा। कोविड भूल जाओ, वॉर भूल जाओ, रिसेशन भूल जाओ। इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा जिसको हर एक इंसान नजरअंदाज कर रहा है वो है क्लाइमेट चेंज। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्दी ही अगर क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया या फिर उसके लिए कोई काम नहीं किया गया तो दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स भी हो सकती है। अब कैसे होगी, इस बात से आप समझो। सोचो कि काम करना कितना मुश्किल होगा अगर टेम्परेचर इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, बारिश इतनी हो जाए कि हर सड़क पे फ्लड आ जाए, या फिर वेदर सही ना होने की वजह से सारे के सारे क्रॉप खराब हो जाए। और ये तो कुछ चीजें हैं जहां ये डैमेजेस होंगे, वहां से करोड़ों लोगों को मूव करना पड़ेगा, इन डैमेजेस से लड़ने के लिए अलग पैसा खर्चा करना पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको ये बुरे सपने की तरह लग रहा होगा, बट इनफैक्ट ये चीजें आज हो रही हैं। मुंबई में मार्च के महीने में वेदर एकदम पागल हो गया था। 40 डिग्री एक दिन, अगले दिन बारिश, जिस वजह से पाल घर में बहुत ज्यादा क्रॉप लॉस हो गए। अब क्लाइमेट चेंज तो आप धीरे धीरे रोक सकते हो, बट कोविड या फिर रिसेशन से लड़ने के लिए आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना, सेव करके रखना, फालतू चीज़ों पे पैसे ना खर्च करना और एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करना। हम इंसान हैं, अपनी गलतियों से सीख के और स्ट्रांगली वापस आते हैं। अब जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि बुरे वक्त अच्छे लोग बनाते हैं, अच्छे लोग अच्छा वक्त बनाते हैं, अच्छा वक्त बुरे लोग बनाते हैं और बुरे लोग फिर बुरा वक्त बनाते हैं।